Good morning, everyone. Voice आ रही है बच्चों? Can you hear my voice? बाकी लोग कहाँ रह गए? आए नहीं अभी तक। दो मिनट रुकते हैं। स्मेल्टिंग का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे गर्म करना विद द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्मेल्टिंग का मतलब सिंपली वही है, हाई टेम्परेचर पे गर्म करना विद द रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन बता, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था तेरा? कौन सा क्वेश्चन है बता। मॉड्यूल से ही है बाहर से? क्वेश्चन भेजो, एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। एक्सरसाइज 1 का 9th देखते हैं। रिडक्शन ही होता है वैसे स्मेल्टिंग में, है ना। हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं विद द रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन होके हमें एक प्योर मेटल मिलता है, मतलब अल्ट्रा प्योर नहीं, मेटलर्जी। हाँ, ए ऑप्शन सही है। द पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ एन ओर इज टू रिड्यूस इट। क्या दिया इन्होंने? हाँ, रिड्यूस सही है। ठीक है, रिडक्शन ही करते हैं स्मेल्टिंग में, है ना। रिडक्शन ही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? इन ए मिक्सचर ऑफ पीवीएस ZnS FeS2 each component is separated from others by using the reagent in the following sequence in froth flotation method। ये डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है ना। अभी कुछ नहीं, बस अभी शुरू किया। ठीक है, तो पीबीएस है, जिंक सल्फाइड है, FeS2 है। ओके, देखो जो ए ऑप्शन दिया है इसमें, हाँ, ए ऑप्शन दिया है उसमें पोटेशियम मिथाइल जेंथेट और केसीएन है। तो केसीएन से क्या सेपरेट होगा? केसीएन से सिर्फ सोडियम जिंकेट, मतलब Na2ZnCN का होल 4, है ना। Na2ZnCN का होल 4 बन जाएगा, वाटर सॉल्युबल होगा, तो पीबीएस और FeS2 बच जाएंगे। अब पीबीएस और FeS2 को रिमूव करना है, कैसे करें बताओ? बी ऑप्शन लग रहा है मुझे। देखो इसमें, ये देख लो ना रिएक्शन क्या होगी। अच्छा, क्या पीबी
जो है वो NaOH से रिएक्शन करेगा? रिप्लाई करो बच्चों, क्या पीबी NaOH से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। अगर आपको याद हो, लेड और टिन दोनों NaOH से रिएक्शन करते हैं और प्लम्बेट बनाते हैं और स्टैनेट बनाते हैं, रिमेंबर? जो कैसे हुआ रिएक्शन देख लेते हैं, 1 मिनट होल्ड करना है। देखो बेटा रिएक्शन कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि कौन कौन से ओर से मेरे पास पीबीएस है? ZnS है और FeS2। इनको सेपरेट करना है। तो पोटेशियम मिथाइल जेंथेट क्या होता है? वो तो यूज करते ही अपन, जेंथेट मतलब ऑयल की तरह है जो ओर को ट्रैप करता है, ये तो चाहिए, ठीक। अब मुझे गायब कौन कौन से करने हैं, अलग अलग कौन कौन से करने हैं? पीबीएस को सेपरेट करना है, ZnS को करना है, FeS2 करना है। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी डिप्रेसेंट की। डिप्रेसेंट क्यों डालते हैं? डिप्रेसेंट डालने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर ओर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में, और जो डिजायर्ड ओर है वो फ्रॉथ के साथ ऊपर चला जाता है, रिमेंबर? यस और नो? तो जब आप केसिन डालोगे, यस, 2 ओर रहने पे, 3 ओर है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप केसिन डालोगे, जैसे ZnS है, ZnS है, इसमें हमने डाल दिया केसीएन, क्या बनाएगा ये? K2ZnCN का होल 4 बना देगा। K2ZnCN का होल 4 बना देगा, है ना? प्लस का सल्फाइड सेपरेट हो जाएगा, ये सुनो। तो ये जो चीज है ये वाटर सॉल्युबल होती है। क्या होती है? दिस इज वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको याद हो तो ऑयल के साथ सल्फाइड और जाता है ना? ऑयल के साथ सल्फाइड और जाता है, और जो वाटर सॉल्युबल चीज है वो वाटर के साथ निकल जाती है, रिमेंबर? ठीक है, ये तो चला गया। अभी कौन बचा? FeS2 बचा है, PbS बचा है। तो Fe और S2 और PbS में क्या होगा? PbS की रिएक्शन करा दो NaOH से, क्या बनाएगा ये बताओ? PbS प्लस NaOH प्लस H2, ये बना देगा Na2PbO2 प्लस का सल्फाइड। तो Na2PbO2 क्या है? इट इज वाटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। बिल्कुल वैसे ही जैसे Na2SnO2 बनता है, सोडियम स्टैनेट, रिमेंबर? तो ये भी वाटर सोल्युबल हो गया, है ना? और जो बचा क्या? FeS2 बचा। फिर क्या डाला इन्होंने? कॉपर सल्फेट डाल दिया। PbS इज बेटर, 1 मिनट। KCN हो गया, NaOH हो गया, कॉपर हो गया, तो NaOH से क्या हो गया? सोडियम प्लम्बेट बन गया। अभी FeS2 बच गया, FeS2 निकल जाएगा, हाँ या ना? रिप्लाई करो। वाटर सोल्युबल कैसे बोल रहे हो? ये तो एक्चुअली मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये क्वालिटेटिव में बनते हैं, उसी के बेसिस पे बोल सकते हैं वाटर सोल्युबल, ठीक है? जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो मोस्टली क्वालिटेटिव में बनते हैं, उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं वाटर सोल्युबल होंगे। कॉपर सल्फेट का रोल क्या होगा बताओ?
कॉपर सल्फेट से मुझे लग रहा है कि एक्चुअली इंस्टेड ऑफ NaOH ना, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा, FeS2 को सेपरेट करेगा। कैसे? आयरन सल्फेट से। FeSO4 वाटर सॉल्युबल होता है वैसे तो। नहीं नहीं एक्चुअली, हाँ इधर देखो, नहीं नहीं FeS2 को सेपरेट नहीं करेगा। देखो जब दोनों वाटर सॉल्युबल हो गए, ये क्या हो जाएगा, ये ऑयल सॉल्युबल होगा, इसको निकाल लेंगे, इसको भेज देंगे फोम के साथ, जाएगा ये फोम के साथ। अब ये दोनों का मिक्सचर बचा वाटर सॉल्युबल का, जानते हो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें फिर से कॉपर सल्फेट डालेंगे इन, तो हम बोलेंगे देखो K2ZnCN का होल 4 है, K2ZnCN का होल 4 है, और साथ में Na2PbO2 भी है ना, Na2PbO2 है, दोनों ही क्या वाटर सॉल्युबल है, ये सुनो। इसमें अपन क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट विद H+ डाल देंगे। तो जब आप CuSO4 के साथ H+ डालोगे तो व्हाट विल हैपन, लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा, है ना, PbSO4 सॉलिड बन जाएगा, है ना। और ये जो जिंक है वो जी K2ZnCN का होल 4 है, ये सोल्यूशन में ही रहेगा, है ना, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो एक वाटर सॉल्युबल बचा, ये प्रेसिपिटेट कर गया, और ये फोम के साथ चला गया, इस तरीके से तीनों सेपरेट हुए हैं। क्लियर है बेटा, समझे या नहीं? नोट कर लो जल्दी से। हमें पता है इसलिए कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्वालिटेटिव पढ़ा दो, उसका समझ में आ जाएगा। वैसे तुम्हारे में जो आंसर दिया है उसमें दिया है पोटेशियम इथाइल जेंथेट एक्सिड कलेक्टर, ठीक है। KCN एंड NaOH डिप्रेस द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ZnS, ये तो समझ में आता है। अच्छा FeS2 को ही सप्रेस कर रहे हैं। हम्म, मैं बोला था NaOH से रिएक्शन कराओ ना तो सोडियम स्टैनेट बनता है, Na2SNO2। मतलब अगर आप NaOH की रिएक्शन करा दो किसके साथ, टिन के साथ, टिन या टिन ऑक्साइड दोनों ले सकते हो, तो वैसे Na2SNO2 भी बनता है, सोडियम स्टैनेट।
कहां तक कर लिया था हमने? वैसे हमने गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी लिख ली थी, राइट? एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम Ag2S, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड लिख लिया था। क्या बचा क्या है अभी? क्रोमेटोग्राफी बतानी थी ना? मैंने कहा था डाउ प्रोसेस कराना है, राइट? डाउ प्रोसेस नहीं कराया अभी। डाउ प्रोसेस फॉर मैग्नीशियम बताना था, ठीक है। रिफाइनिंग के मेथड्स बताने थे, क्रोमेटोग्राफी, बेसमराइजेशन, क्यूपेलेशन और वेपर फेज रिफाइनिंग। ओके, चलो नेक्स्ट डालो, आज ही खत्म करेंगे इसको, ठीक है? नेक्स्ट लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम यूजिंग डॉस प्रोसेस। ठीक है, एक्चुअली डॉ केमिकल्स एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, है ना? जो मोस्टली तो मेम्ब्रेन्स और बहुत सारे जो बल्क केमिकल्स उनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं डाउ प्रोसेस। क्या करते हैं हम लोग डाउ प्रोसेस में? हाँ, कुछ वैसा ही लिख लेते हैं। एक और होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जानते हो आप लोग? इसमें पहला है फ्रॉम कार्नेलाइट। क्या फॉर्मूला क्या है कार्नेलाइट का, बताओ? KCl है, MgCl2, कितने H2 हैं? बोलो बच्चों। कार्नेलाइट में KCl है, MgCl2 है, कितने H2 हैं? 6 H2 है। KCl डॉट MgCl2 डॉट, चेक कर लेता हूं मैं। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ये कार्नेलाइट है। तुम लोग करते क्या है, देख लो इसमें। द ओर इज डिहाइड्रेटेड इन करंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। द ओर इज dehydrated in the current of hydrogen chloride, and the mixture of fused chlorides is electrolyzed, and the mixture of fused chlorides is electrolyzed। ठीक है, ये तो कार्बोलाइट्स हो गया। सी वाटर से कैसे करेंगे बताओ? मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, है ना? थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है आज, ठीक है? तो बेसिकली डॉ प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 लिया,
इसको HCl करंट में हमने पास किया, मतलब इसका एक्वा सोल्यूशन बना लिया बेसिकली, उसमें HCl करंट पास कर दी, तो ये जो सॉल्ट्स हैं, है ना, ये जो सॉल्ट्स हैं ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। आपको पता है सेम तरीके से NaCl भी बनाते हैं, प्योर NaCl, डू यू नो? जिस तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं कार्निलाइट से, बिल्कुल सेम तरीके से NaCl भी बनाते हैं। तो करते क्या है, NaCl का एक्वा सोल्यूशन बनाया जो समुद्र से आया है, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन बनाया, उसको फिल्टर किया, उसमें और भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, फिर हम करते क्या है, इसमें HCl गैस पास कर देते हैं। तो क्या होता है एग्जैक्टली बताओ, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ाई है सबने, तो NaCl कैसे ब्रेक कर रहा है, NaCl ब्रेक कर रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में, राइट? अब बोलोगे सर ये तो इरिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, बट कोई भी रिएक्शन ना 100% इरिवर्सिबल नहीं होती, ठीक है, थोड़ी सी रिवर्सिबल भी होती है। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, आपने HCl गैस पास किया, है ना, HCl गैस पास किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस के कॉमन आयन है, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और जैसे आप HCl डालोगे व्हाट विल हैपन, रिएक्शन विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स बैकवर्ड साइड, और सारा NaCl प्रेसिपिटेट कर जाता है, ये रिएक्शन होती है वहां पे, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी कि जब आप HCl की करंट पास करोगे तो KCl और MgCl2 दोनों प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। अच्छा, दोनों के मिक्सचर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो प्रेफरेंशियली मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है, ठीक है, पोटेशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड है फ्रॉम सी वाटर, लिख देते हैं, सी वाटर कंटेन्स 0.13% मैग्नीशियम, सी वाटर कंटेन्स 0.13% magnesium as chlorides and sulfates, ठीक है। तो ये जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं, इन सभी को क्या करते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स, बाद में इनको कन्वर्ट करते हैं हम ऑक्साइड्स में, ठीक है। तो जितने भी क्लोराइड्स हैं या सल्फेट्स हैं सभी को रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स में कन्वर्ट करेंगे, बाद में इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम 2+ आयंस है ना, या ऐसा कह लो आप, जो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा अल्टीमेटली उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे हम लोग, ठीक है। रिएक्शंस क्या होंगे देखो, MgCl2 plus calcium hydroxide gives you MgOH का whole twice plus CaCl2, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये यहाँ पे इम्प्योर था, है ना, ये प्रेसिपिटेट कर गया, ठीक है। तो जब ये प्रेसिपिटेट कर गया तो इसको फिल्टर कर लिया हमने, बाकी सारी इंप्योरिटीज को हटा दिया हमने, ठीक है। अभी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें HCl गैस पास कर दी, क्या दे रहा है ये, MgCl2, है ना, प्लस 2H2। अब ये जो MgCl2 बना है इसका ये क्या है, ये यहाँ पे वाटर सोल्यूबल बना है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बना है, इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो अब लिख देते हैं MgCl2 is crystallized and we get crystals of MgCl2.6H2। कार्नेलाइट ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बेसिकली कर क्या नहीं, कार्नेलाइट ओर में देखो KCl है, MgCl2 6H2 है, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें और भी इंप्योरिटीज होंगी ना, और भी इंप्योरिटीज होंगी, ठीक है, जो सॉल्युबल फॉर्म में होंगी। हमने क्या किया, हमने जो इसमें HCl गैस पास की तो वाटर निकल गया, यहाँ से 6H2 गायब हो जाता है, KCl और MgCl2 क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, ठीक है। अब
उस प्रेसिपिटेट को निकालते हैं हम लोग, हीट करते हैं, जो भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज वो रिमूव हो जाएंगी, फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं सिंपली। ठीक है, वो लास्ट स्टेप बताऊंगा मैं इलेक्ट्रोलिसिस वाला। तो बेसिकली अभी मुझे KCl और MgCl2 के सॉलिड्स मिल गए, सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें MgCl2 कैसे मिल गया, क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिल गया, MgCl2.6s2। तो अभी जो MgCl2.6s2 मिला है, क्या करें, इसको हीट कर दें, हाँ या ना? MgCl2.6s2 मिला, इसको हीट नहीं करते, इसको इसलिए क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो क्या होगा, ये जो MgCl2 है वो अलग हो जाएगा, 6s2 अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो MgCl2 बना है, इसकी हम क्या करा लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं, है ना, इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो इलेक्ट्रोलिसिस देख लो सेटअप कैसा होगा इसका। ठीक है, तो आयरन का सेल ले लिया विच विल एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, आयरन का सेल ले लिया विच विल एक्ट एज कैथोड। ग्रेफाइट का एनोड बना दिया हमने। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, और करते क्या है, यहाँ पे इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं, तो इस कंटेनर को पूरा क्लोज कर देंगे ऊपर से। यहाँ पे एक छोटा सा इनलेट बना के रखेंगे इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस नहीं डाला तो क्या प्रॉब्लम है, और आपने इनर्ट गैस नहीं डाला तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, हमारा पूरा एफर्ट जो है वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्लोरीन आउटलेट है, क्लोरीन निकल रही है। ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होता है उसको पूरा ऐसे ऐसे अपन क्लोज करके रखते हैं, मतलब एक तरीके से। ठीक है, इस टाइप से, यहाँ से क्लोज्ड है, यहाँ से भी क्लोज्ड है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो है ये इनर्ट गैस आउटलेट है, इनर्ट गैस आउटलेट। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा ये जो आयरन सेल है इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड, तो जो भी मोल्टन मैग्नीशियम आएगा वो इस सेल के बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, उसको निकालते रहते हैं बीच बीच में। रिएक्शन क्या हो जाएगी, Mg प्लस 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 का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Mg सॉलिड या लिक्विड जो भी लिखना चाहो, ये हो जाएगा कैथोड पे रिएक्शन। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे हो जाएगा 2Cl माइनस गिव्स यू 2Cl माइनस गिव्स यू Cl2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। ये क्लियर है बच्चों, रिप्लाई करो। आप लोग कोल गैस जानते हो क्या होता है, आप लोग कोल गैस जानते हो क्या होता है?
CO2 प्लस H2O नहीं होती कुल गैस। कुल गैस में मैक्सिमम तो मीथेन ही होती है, ठीक है। कुल गैस में मैक्सिमम मीथेन होती है, साथ में CO होती है, साथ में H2 भी होती है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इस ये जो सेल है, सेल से ना कोल गैस भी पास करते रहते हैं, तो जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है यहाँ पे, है ना। रिड्यूसिंग मिक्सचर है, CO भी रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 भी रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे बनती है कोल गैस? कोल गैस बनती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। बिटुमिनस कोल होता है ना, उसी से बनती है कोल गैस। ये पे लिख लेना साइड में। कोल गैस इज, कोल गैस ब्रैकेट में मिक्सचर में है क्या, CH4 है, H2 है और CO है। इसमें ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, पता ही होगा आपको, है ना। कोल गैस इज पास्ड continuously through the cell to prevent the oxidation of magnesium, to prevent the oxidation of magnesium. डन। चलो आगे देखो। इसका जो मैग्नीशियम बना है, उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होती हैं, वो डिस्टिलेशन से हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, मैग्नीशियम ऑब्टेन्ड, मैग्नीशियम ऑब्टेन्ड is more than 99% pure to further purify it, to further purify it fractional distillation is done to get 99.999% pure magnesium, ठीक है।
लगभग 100% प्योर ही बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका एक और छोटा सा मेथड है डोलोमाइट ओर से, है ना, वो भी लिख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम डोलोमाइट ओर। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट ओर, किसी को याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट ओर? डोलोमाइट इज ए मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3। ठीक है, डोलोमाइट क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3। तो उसमें लोग करेंगे कि आप ये जो मिक्सचर है इसको हीट करेंगे तो CaO और MgO बन जाते हैं। जो CaO और MgO हैं इसमें डाल देते हैं फेरोसिलिकॉन FeSi। तो ये रिडक्शन का काम करता है और मैग्नीशियम अलग हो जाता है, Fe अलग हो जाता है और कैल्शियम सिलिकेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह CaCO3 डॉट MgCO3 which is nothing but dolomite। इसको हीट किया तो क्या मिला? CaO डॉट MgO प्लस का CO2 मिल गया। ये जो CaO डॉट MgO है इसमें डाल दिया हमने FeSi। FeSi का मतलब क्या है? इट इज फेरोसिलिकॉन विच इज नथिंग बट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेगा ये बना देगा 2 मैग्नीशियम प्लस आयरन प्लस का Ca2SiO4। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट। तो ये सिलिकेट जो है ये स्लैग के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। मैग्नीशियम और आयरन को डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, Mg and Fe can be separated by fractional distillation। ठीक है, तो ये तो गई मैग्नीशियम की मेटलर्जी। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा बाय द वे, ये जो अपन ने गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी लिखी थी, है ना, गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी लिखी थी, इसको मैक आर्थर फॉरेस्ट मेथड बोलते हैं। जस्ट नाम लिख लो, कभी पूछ सकता है। ये जो प्रोसेस था इसका नाम था मैक आर्थर फॉरेस्ट मेथड। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। जस्ट नाम पता होना चाहिए आपको, सर ये पढ़ाया नहीं मेथड आज तक। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आगे जो है ये मेथड्स हैं, दीज आर कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिड्यूस्ड मेटल, है ना। जो हमने मेटल आयन था, रिड्यूस्ड मेटल आयन, उससे क्या बना? मेटल बन गया हमारा। अभी जो मेटल बना है इसकी प्योरिटी कभी 80% है, कभी 90% है। उससे अगर मुझे 100% प्योर मेटल चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग? तो कुछ मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जब लिख दो नेक्स्ट हेडिंग प्यूरिफिकेशन, जो अल्टीमेट स्टेप था अपना, है ना, मेटलर्जी में जो अल्टीमेट स्टेप था वो लिखने वाले हैं। अच्छा, पुराने वाले PDF में होगा। ये है ना अपना, तो ओर लिया, है ना, प्यूरिफाइड ओर लिया, रोस्टिंग हुई, कैल्सिनेशन हुआ, ऑक्साइड ओर मिला, रिडक्शन हुआ, प्योर एलिमेंट मिला। इसमें 80 to 95% प्योरिटी होती है। ये जो फर्दर प्यूरिफिकेशन मेथड्स है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस वाज वन ऑफ देम। ठीक, इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों ही देख लेते हैं, मेटलॉइड भी देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फर्दर प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स obtained by reduction। सॉरी, जैसे इसमें एक मेथड में बताया था लिक्वेशन, किसी को याद है लिक्वेशन क्या था? ये सुनो, किसी को याद है लिक्वेशन क्या था?
FeSi का नाम है फेरोसिलिकॉन, है ना, FeRROSILICON, फेरोसिलिकॉन। यस, रैंप पे फ्लो करते हैं। कैसे करते हैं बताओ? सबसे पहला जो है वो है लिक्वेशन प्रोसेस, LIQUATION, लिक्वेशन प्रोसेस। अच्छा ये लिक्वेशन प्रोसेस क्या है? 1 मिनट होल्ड करना जरा, 1 मिनट, है ना। तो एक फर्नेस जैसा ही सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक फर्नेस जैसा बनाते हैं। देखो बेटा, बहुत सिंपल सा ही सेटअप है, घर पे ही बना सकता हूँ ऐसा सेटअप, ठीक है, लिक्वेशन वाला। अच्छा, एक लिमिटेशन क्या है, ये मेथड वहीं यूज कर पाएंगे जहां पे जो मेटल है ना, जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो इम्प्योरिटीज से। बात समझ में आ रही है? मतलब जिस जिस पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे इम्प्योरिटीज मेल्ट कर रही हैं, है ना, उसी टेम्परेचर पे तुम्हारा मेटल भी मेल्ट कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ आया ना? कुछ फर्नेस जैसा ही डिजाइन लग रहा है ये। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे फ्यूल रखा, ठीक है, फ्यूल मतलब कुछ भी, लकड़ी के टुकड़े रख दिए, है ना, या फिर जो भी बर्निंग मटेरियल इसको रख दिया, इसको बर्न करते हैं, तो यहाँ से हीट निकलेगी। जब हीट निकलेगी तो ये वाला पार्ट गर्म होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फनल जैसा लगा होता है, यहाँ से हम इम्प्योर मेटल डालते हैं, ठीक है। जब आप इम्प्योर मेटल डालोगे तो व्हाट विल हैपन, इम्प्योर मेटल यहाँ आएगा, ये मेल्ट करेगा। मेल्ट करेगा तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो होती है ना, इम्प्योरिटीज को रेड कलर से बना रहा हूँ, इम्प्योरिटीज यहीं पे पड़ी रह जाती है, ठीक है, और जो प्योर मेटल है वो फ्लो कर जाता है। जो प्योर मेटल है, यहाँ पे कंटेनर रख दिया हमने, है ना, जो प्योर मेटल था वो जाके यहाँ पे फ्लो करके गिर गया, ये प्योर मेटल हो। उसको बोलते हैं लिक्वेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लिक्वेशन। मोस्टली हम टिन, जिंक, है ना, इन सबको प्यूरिफाई करते हैं यूजिंग दिस मेथड। अरे इसमें हीट का रोल क्या है? अगर हीट नहीं करोगे तो ये मेल्ट कैसे करेगा? टिन का मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना होता है? बोलो, टिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन
और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, दोनों बताता हूँ आपको। टिन का मेल्टिंग पॉइंट है 231.9 डिग्री सी, है ना, तो ये लगभग 232 डिग्री सी है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक है लगभग 419 डिग्री सी के आसपास, ठीक है। तो अब ये देखो, तुम सोचो ना, अगर सिलिका इम्प्योरिटीज हैं या सपोज कोई ऑक्साइड इम्प्योरिटीज हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है ना, हाँ या ना। सुन लो मेरी बात पहले, जो मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन कितना है, 232 डिग्री सी है। कोई भी इम्प्योरिटी, सपोज सिलिका इम्प्योरिटी है, उसके मेल्टिंग पॉइंट 1000 से ऊपर होते हैं, ठीक है। या कोई ऑक्साइड इम्प्योरिटी है, ऑक्साइड्स के भी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, कम से कम 500 से तो ऊपर होंगे ही होंगे कंफर्म है, ठीक है। तो तुमने हीट किया सपोज, तो जो भी सिलिका वगैरह इम्प्योरिटी थी, SiO2 था, है ना, MgO था, CaO था, ये सारे ऑक्साइड्स क्या रहेंगे, ये यहीं पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेल्ट ही नहीं करेंगे। जो पार्ट मेल्टिंग पॉइंट जिसका पार्ट कम है, जैसे टिन है, टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो टिन क्या करेगा, साथ में यहाँ पे फ्लो करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कोई एलॉइंग एलिमेंट हो, एलॉइंग एलिमेंट मान, एक्चुअली एक एलॉय यूज करते हैं हम लोग, Zn और सिल्वर एलॉय, ठीक है। तो Zn और सिल्वर एलॉय में जिंक मेल्ट कर जाएगा पहले, सिल्वर बाद में मेल्ट करेगा, तो जिंक सेपरेट हो जाएगा सिल्वर से। यस और नो? लिख देते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल्स which have relatively lower melting points, which have relatively lower melting points, ठीक है। the impurities does not melt, impurities do not melt, impurities do not melt, but the metal melts and flows in the storage tank. इसको बोलते हैं हम लोग लिक्वेशन प्रोसेस, ठीक है। लिक्वेशन का नाम से पता लग रहा है, अरे भैया का समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या कर डाला हमने इसमें, बहुत टेक्निकल बात बता दी हो। तो देखो इधर मेरी तरफ, जैसे सपोज तुमने टिन ले लिया, है ना, तुमने टिन ले लिया और साथ में इंप्योरिटीज क्या थी, मान लेते हैं आयरन की इंप्योरिटी थी, है ना, Fe इंप्योरिटी था, और साथ में मान लेते हैं जिंक की इंप्योरिटी था। ये दो इंप्योरिटीज क्या है, ये दोनों इंप्योरिटीज है, ठीक है। टिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, अभी बताया मैंने, कुछ 200 कुछ डिग्री सी। टिन का मेल्टिंग पॉइंट है 232 डिग्री सी। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है 419 डिग्री सी, ठीक है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना होगा, गेस करो। बोलोगे सर गैस कैसे करें, तो गैस नहीं करना, ये 1538 डिग्री सी के आसपास, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? अब हमने क्या किया, हमने तीनों मेटल्स को ऐसे स्लांटेड इस पे रखा, ठीक है, एक स्लांटेड इस पे रखा प्लेटफॉर्म पे, और मैंने हीट कर दिया। अब बताओ कौन पहले फ्लो करेगा। मैंने हीट किया है, ये जो टेम्परेचर था यहाँ पे, सपोज वो 290 डिग्री सी था, कितना टेम्परेचर था, 290 डिग्री, हर पॉइंट का टेम्परेचर 290 से 300 के बीच में सपोज, ठीक है। अब मैंने सारे मेटल्स रखे हुए हैं यहाँ पे तीनों, कौन मेल्ट करेगा, सबसे पहले टिन फ्लो कर जाएगा, तो जब टिन फ्लो करेगा, या कटोरा लगा दिया हमने एक, है ना, कंटेनर, तो टिन फ्लो किया, फ्लो करते करते आया यहाँ पे कलेक्ट हो गया, क्या बाकी दोनों मेल्ट हुए अभी, आंसर इज नो, अभी रेड हॉट भी नहीं हो पाई,
ये 419 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट, इसका कितना है 1538 है। तो मैं कह रहा हूँ इम्प्योरिटीज Fe हो सकता है, जिंक हो सकता है, हो सकता है सिलिका इम्प्योरिटीज हो, थोड़ी बहुत आ गई हो फर्नेस से, तो वो सारी इम्प्योरिटीज जो है वो यहीं पड़ी रहती है, इनको बाद में सेपरेट कर देते हैं। अभी समझा? अभी क्या बता रहा हूँ इसमें टेक्निकल, ये कोई टेक्निकल चीज है बताओ, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। क्लियर है? इसको बोलते हैं लिक्वेशन प्रोसेस। सबको समझ आया? उसका नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, लिक्वेशन हो गया। जो दूसरा मेथड है उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन तो समझ में आता है, बोलो बच्चों, व्हाट इज दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सेपरेटिंग मेटल्स विद सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। सही बात है ना? इसमें जनरली मेटल जो होता है ना, इसमें जो मेटल जिसको सेपरेट करना होता है, या तो वो वोलेटाइल होता है, जैसे मरकरी है, मरकरी को हीट किया, वोलेटाइल हो गया, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो इम्प्योरिटीज थी वो नॉन वोलेटाइल थी, तो इम्प्योरिटीज नीचे पड़ी रही, मरकरी के वेपर्स बने जिनको हमने कंडेंस कर लिया। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो वोलेटाइल हो, मेटल जो है वो नॉन वोलेटाइल हो, तो उस केस में भी हम सेपरेट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल से हम जो पेट्रोल, डीजल है ना, मिट्टी का तेल सब बनाते हैं, उसका एक ही मेथड है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल का बनना, दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ओनली। बहुत बड़े बड़े डिस्टिलेशन यूनिट्स लगे होते हैं, उन्हीं से बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, लिख लिया ना सबने? बाद में लिख लेना नहीं तो उसमें लिख लो, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई दोज मेटल्स, दिस प्रोसेस is used to purify those metals which themselves are volatile, which themselves are volatile, and the impurities in them are non-volatile, and the impurities in them are non-volatile, और वाइस वर्सा, या इसका उल्टा भी हो सकता है, और वाइस वर्सा। किसके लिए यूज करते हैं? Zn, Cd और Hg के लिए यूज करते हैं ना। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को किस लिए यूज करते हैं? Zn, Cd एंड Hg। कौन से मेटल सिंक के लिए हम यूज करते हैं? Zn, Cd और Hg के लिए यूज करते हैं। तो ये तो क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब यही होता है कि अलग अलग फ्रैक्शन जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट हो। हाँ बिल्कुल वैसे ही सेटअप होगा यार, सिंपल कॉलम होता है, बहुत ही बड़ा सा कॉलम होता है, ऊंचा सा कॉलम। ठीक है, एक्चुअली हमने ना, जब हम कॉलेज में थे तो हमने इंटर्नशिप करी थी IOCL हल्दिया में, हल्दिया मतलब वेस्ट बंगाल। तो भाई साहब एक डिस्टिलेशन कॉलम ना उसमें खुला पड़ा था, हमने क्या किया, सीढ़ी पे गए और कॉलम के अंदर चढ़ गए। ठीक है, तो प्रॉपर्ली देख के आए थे कैसा होता है। तो एक बहुत बड़ा सा कॉलम होता है, इसकी हाइट कुछ 10 मंजिल से 12 मंजिल बिल्डिंग के आसपास होती है ना। इसमें बहुत सारे ट्रेज लगे होते हैं अंदर की तरफ इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेज लगे होते हैं। ठीक है,
नीचे क्या होता है, नीचे लिक्विड भरते हैं हम लोग, जो भी क्रूड ऑयल है सपोज भर दिया हमने, ठीक है, और इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो हीटिंग नीचे से कर रहे हो आप, तो ऊपर क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर जोन्स होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 500 से 600 डिग्री सी है, ठीक है, जैसे फर्नेस में था, यहाँ पे 600 से लेके 900 डिग्री सी है, जो नीचे का एरिया है वो 900 से लेके 1200 डिग्री सी। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। अब तुमने जब क्रूड ऑयल को हीट किया तो अलग अलग फ्रैक्शंस निकले। सबसे ऊपर क्या निकलता है, सबसे ऊपर निकलता है एथिन गैस। एथिन गैस के लिए यहाँ पे एक आउटलेट लगा होता है, इसको खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है ना, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके आते आते क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है, जैसे से नीचे से वेपर राइज करते हैं ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। जैसे टेम्परेचर इस रेंज में आया, यहाँ पे लिक्विफाई हो गया, लिक्विफाई हो गया, यहाँ से आउटलेट से निकाल लेते हैं उसको, ठीक है। जो ज्यादा हैवी फ्रैक्शंस थे वो यहाँ पे लिक्विफाई होते हैं, उनको यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रेज लाइन से लगे होते हैं, इन्हीं ट्रेज में लिक्विड सेपरेट होता रहता है, ठीक। ये नॉर्मल डिस्टिलेशन हो गया। एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, बोलो बच्चों। क्या कह रहा है ये, ऐसा ओपन, ओपन मतलब मेंटेनेंस चल रहा था, अंदर क्लीनिंग वगैरह करते हैं, ट्रेज निकाल के उनको साफ करते हैं, है ना। तो ओपन मतलब मेंटेनेंस चल रहा था, ठीक है। एक्चुअली फर्नेस में भी घुस के आए थे हम लोग, फर्नेस लगी होती, बहुत बड़ी बड़ी सी फर्नेस होती है, अंदर बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उनके थ्रू हॉट हॉट लिक्विड फ्लो कराते हैं, ठीक है, मतलब क्रूड ऑयल को जो प्री हीटिंग करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, सेम टावर होता है, यहाँ पे ऊपर वैक्यूम सक्शन पंप लगा देते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एक वैक्यूम सक्शन पंप लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हैवी फ्रैक्शंस हैं, है ना, जो हैवी फ्रैक्शंस हैं वो अपने ब्रेकिंग टेम्परेचर या डिसोसिएशन टेम्परेचर से पहले ही डिस्टिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, आराम से डिस्टिलेशन हो गया, पेट्रोल डीजल ल्यूब ऑयल सब बन गया। बाद में जो बचा पोर्शन है उसको एक वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में भेज देते हैं, और वहां पे फिर से डिस्टिलेशन करते हैं एट रिड्यूस्ड प्रेशर। तो रिड्यूस प्रेशर क्या होता है, जो भी बचा हुआ कंपोनेंट है वो सारा निकल आता है, ठीक है। जो बच गया वो और बड़े हाइड्रोकार्बन से उनकी क्रैकिंग करा देते हैं, क्रैकिंग मतलब छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है वो है जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड, थोड़ा अंग्रेजी कम आती है मुझे। किसी को पता है क्या करते हैं इस मेथड में, शायद 10th में पढ़ा होगी। जोन रिफाइनिंग मेथड क्या होता है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात किसके लिए यूज करते हैं इसको, हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। बोलो बच्चों। जोन रिफाइनिंग क्या होती है, किसके लिए यूज करते हैं? देखो एक बार सेटअप कैसा होता है। देखो मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये तीनों क्या है, तीनों एज ए सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, है ना, दीज आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स। These semiconductors are purified using this method। क्या करते हैं, सपोज मैंने क्या किया, मैंने जर्मेनियम की रॉड ले ली, ठीक है, जर्मेनियम की रॉड ले ली, ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। जर्मेनियम की रॉड ले लिया, अब क्या करते हैं, एक हीटर होता है जो, जिसका शेप जो है कुछ सर्कुलर फॉर्म में होता है इस टाइप से,
ठीक है, ये हीटर है, इससे गर्म कर रहे हैं, तो जब आप हीटिंग करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये बताओ। मेल्ट होगा। अच्छा, दो बातें हैं, एक तो प्योर मेटल है और दूसरा इम्प्योर मेटल है, पहले कौन मेल्ट करेगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इम्प्योर मेटल का? इसको ऐसे सोचो, प्योर सिलिकॉन या इम्प्योर सिलिकॉन बोल देते हैं, है ना। सिलिकॉन था या जर्मेनियम था सपोज, ये तो प्योर जर्मेनियम है इम्प्योर जर्मेनियम है, पहले कौन मेल्ट करेगा ये बताना है, बोलो। प्योर वाला पहले मेल्ट करेगा या इम्प्योर वाला? एक्चुअली इम्प्योर वाला पहले मेल्ट करता है ना। तो इसका अगर मैं बोल दूं मेल्टिंग पॉइंट एक्स है और इसका मेल्टिंग पॉइंट वाई है, तो एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन वाई होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है वो पहले मेल्ट करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया और मेल्ट कर दिया, ठीक है। इसको हीट किया हमने, मेल्ट कर दिया, मेल्ट किया तो ये वाला पार्ट मेल्ट हो गया। मेल्ट हुआ मतलब ये लिक्विड फॉर्म में, हल्का सा सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ऐसा नहीं कि बहने लगा इतना मेल्ट कर दिया। तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब होता क्या है, जो पीछे का एरिया है, पीछे से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एयर पास करते हैं, है ना। यहाँ से एयर पास करते हैं, एयर नहीं मतलब कोई भी इनर्ट गैस ले सकते हो, है ना, कोई भी इनर्ट गैस ले सकते हो या कोई भी कूलिंग के लिए सिस्टम ले सकते हो, है ना। तो जब हमने इसको हीट किया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, हीट अप हो गया। अच्छा, जब आप इसको इनर्ट गैस पास करोगे, कुछ भी पास करोगे तो कूलिंग होगी। कूलिंग होने से क्या होता है कि जो प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल है वो पहले क्रिस्टलाइज करता है, और जो इम्प्योरिटीज होती है यहाँ पे वो मोल्टन पार्ट में पहुंच जाती है ट्रेवल करके। समझ आ रहा है? आपने जब मेल्ट किया और धीरे धीरे कूलिंग करनी स्टार्ट की, तो प्योर मेटल क्रिस्टलाइज होता है या प्योर जर्मेनियम, जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोल्टन स्टेट में पहुंच जाती है। तो लिख देते हैं, when we heat a particular portion of rod, comma, the impurities go to the molten part and pure germanium is crystallized, ठीक है। तो जैसे आपने हीट किया, जो इधर वाला पार्ट है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, प्योर पार्ट बन रहा है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो मॉल्टन पार्ट में जा रही हैं। इसको इधर मूव करते रहते हैं ये, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हीटर, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हीटर। हो क्या रहा है, ये जो मॉल्टन वाला पार्ट है वो धीरे धीरे मूव करता रहेगा, जो इम्प्योरिटीज है वहां की वो भी इसी के साथ मूव करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज पहले कम थी, जब आप इधर मूव करके यहाँ ले आओगे तो इम्प्योरिटीज बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्योर पार्ट जो क्रिस्टलाइज हो रहा है, जो इम्प्योर पार्ट है वो रिमूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब ये हीटर मूव करेगा इम्प्योरिटीज मूव करेंगी, लास्ट का जो रॉड बचेगा इधर का, इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगे, उसको काट के फेंक देंगे, है ना। बाकी जो पार्ट है वो प्योर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? molten part है, पेयर नहीं। impurities go to the molten part and pure G is crystallized. तो दिस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, इनके लिए यूज करते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है?
नेक्स्ट हेडिंग है बेटा फोर्थ वन, क्रोमेटोग्राफी। कलर सेपरेशन, हाँ कलर सेपरेशन बोल सकता है, या बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स सेपरेशन के लिए काम आता है। स्पेशली बहुत ज्यादा यूज होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए विद डिफरेंट पोलैरिटीज। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी जो बता रहा हूँ इसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एड्सॉर्बेंट भरते हैं। एड्सॉर्बेंट समझते हो आप लोग? व्हाट इज एड्सॉर्बेंट? ADSORBENT। ये एड्सॉर्बेंट क्या हो सकता है? इट कुड बी सिलिका जेल, है ना, या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड भर रहे हैं, इसका क्या रोल है? एड्सॉर्बेंट क्या करेगा? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी तुमने? नहीं, नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं। अच्छा, चलो इधर देखो, काफी इंपॉर्टेंट सरफेस केमिस्ट्री। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हमने क्या किया, एक चौक का पीस लिया, चौक सबने देखी होगी बच्चों ने। हमने एक चौक का पीस लिया, उसे हमने क्या किया, उसे इंक के पॉट में डुबो दिया। इंक का पॉट था। इंक में दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो इंक में डाई है या कलर है, दूसरा इंक में पानी है, वाटर सॉल्युबल इंक है। तो जब आप चौक को इंक में डुबोते हो तो क्या होता है, जो डाई के पार्टिकल्स हैं ना, जो डाई के पार्टिकल्स हैं वो चौक के सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं। जो डाई के पार्टिकल्स हैं वो चौक के सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। किसी चीज का सरफेस पे इकट्ठा होना, इट्स कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो चौक के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर जो जाएगा वो चौक के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द चौक इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, दो चीजें होती हैं। एड्सॉर्प्शन सरफेस पे होता है, एब्जॉर्प्शन बल्क में होता है। ठीक है, हाँ वैसे ही कुछ। तो बेसिकली यहाँ पे देखो एड्सॉर्बेंट डाला हमने, सिलिका जेल। अब हम क्या करते हैं, अब देखो हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। वी कुड टेक सी, क्या ले लूं मैं, बता कौन कौन सा कंपाउंड ले सकते हैं? क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। क्लोरोबेंजीन है विद अलग अलग पोलैरिटीज। ये वाला क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये वाला क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने। ठीक है, और इसके अलावा ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, कोई भी तीन कंपाउंड्स। ठीक है, ये मेटाडाइक्लोरोबेंजीन ले लिया, इन तीनों को ले लिया। हमने क्या किया, ऊपर से डाल दिया इनको, ऊपर से डाला। जब आप ऊपर से डालोगे तीनों कंपाउंड्स को, तो व्हाट विल हैपन, ये तीनों कंपाउंड एब्जॉर्ब होंगे। मान लेते हैं ये वाला इस कलर का है, और ये वाला येलो कलर का है। ठीक है, और ये वाला मान लेते हैं, देखो ये मैं कलर अपने लिए बना रहा हूँ सिर्फ, है ना। कलर अलग अलग नहीं होता है इनका कंपाउंड्स का, बट इनकी पोलैरिटीज अलग अलग होती है। ठीक है, या इनकी जो टेंडेंसी होती है यहाँ पे एब्जॉर्ब होने की, वो अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पर्पल वाला है वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, जो येलो वाला है वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, और जो ग्रीन वाला या ब्लूइश जैसा दिख रहा है वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, तो ये क्या होते हैं, इनकी सबकी अलग अलग टेंडेंसी होती है एब्जॉर्ब होने की। ठीक, बेस्ड ऑन देयर डाइपोल मोमेंट वैल्यूज,
या बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स सिलिका जेल या Al2O3। अब हम क्या करते हैं ऊपर से कोई सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट को हम बोलते हैं एलिवेंट। क्या बोलते हैं? एलिवेंट। ठीक है। अब इस सॉल्वेंट को जब आप ऊपर से डालोगे तो व्हाट विल हैपन? इन तीनों में से कोई एक पहले आएगा। आप बताओ कौन पहले आएगा? जिसकी पोलैरिटी सबसे कम है या जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है? रिप्लाई करो। जिसकी पोलैरिटी सबसे कम है वो पहले आएगा या जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है वो पहले आएगा? नहीं, एक्चुअली जिसकी पोलैरिटी सबसे कम होती है वो पहले आता है। क्यों? क्योंकि जिसकी पोलैरिटी मैक्सिमम है वो यहाँ पे अच्छे से एड्सॉर्ब हो रखा है। ठीक है। जिसकी पोलैरिटी मैक्सिमम है वो यहाँ अच्छे से एड्सॉर्ब हो रखा है। जिसकी पोलैरिटी कम होती है वो यहाँ से पहले निकलता है। तो हमने क्या किया? बहुत सारे टेस्ट ट्यूब ले लिए, है ना। सपोज हमने 50 टेस्ट ट्यूब ले लिए। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे, टोटल 50 टेस्ट ट्यूब हो गए। ठीक। तो आप क्या करो, हर टेस्ट ट्यूब में ऊपर सॉल्वेंट डालते रहो, इसको जो लिक्विड आ रहा है उसको कलेक्ट करते रहो। तो व्हाट विल हैपन? कुछ में सपोज ब्लू आ गया पहले, है ना। कुछ में सपोज ब्लू आ गया पहले। कुछ में क्या होगा? ब्लू भी आएगा और पर्पल भी आएगा। आएगा? आया ना? कुछ टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? ब्लू भी आएगा, पर्पल भी आएगा। आएगा? इसमें ब्लू भी पर्पल भी है। कुछ में क्या होगा? कुछ में सिर्फ पर्पल आएगा। कुछ में पर्पल भी आएगा, साथ में येलो भी आएगा। आएगा? कुछ टेस्ट ट्यूब ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ येलो आएगा। समझे नहीं बेटा? क्योंकि सबकी पोलैरिटी अलग अलग है ना। सबकी पोलैरिटी अलग अलग है, तो व्हाट हैपेंस? इनिशियली सिर्फ एक कंपाउंड निकलता है, फिर दो का मिक्सचर निकलता है। ये जो मिक्सचर वाली चीज है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड कर देते हैं या वापस इसी में फिर से डाल सकते हैं। ठीक है। ये जो मिक्सचर वाली चीज है इनको डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो प्योर वाली चीजें हैं इनको सेपरेट करके हम सॉल्वेंट रिमूव कर देंगे। सॉल्वेंट जनरली वोलेटाइल होता है। ठीक है। तो ये मेथड कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। कॉलम में कर रहे हो तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, पेपर पे कर रहे हो तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, गैस के थ्रू कर रहे हो तो गैस क्रोमेटोग्राफी है। बात समझ आ रही है? तो इसमें कैसे एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं जो बहुत ट्रेस अमाउंट में होते हैं, जिनको जिनको नॉर्मल तरीकों से प्यूरिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। समझ आया सबको? लिख लो, प्रिंसिपल तो लिख ही लेते कम से कम। एक बार पूछा इन्होंने क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी पे। देखो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट this method is based on the principle that this method is based on the principle that different components of a mixture are differently absorbed differently adsorbed on the adsorbent on the adsorbent। ठीक है। adsorbent क्या था यहाँ पे? adsorbent अपना सिलिका जेल या Al2O3 था। ठीक है। the mixture is put in a liquid or gaseous medium। the mixture is
put in a liquid or gaseous medium which is moved through the adsorbent, which is moved through the adsorbent. Different components based on their affinity towards the adsorbent come out of column at different time intervals, at different time intervals. एक क्वेश्चन मन में आता है सर, हाउ वुड यू नो कि दो कंपोनेंट्स आ गए? तो अगर ये कलर्ड है तो बहुत अच्छा, मान लो कलर्ड नहीं है तो हम करते क्या है, इस सैंपल को यूवी लैंप में रखते हैं। अच्छा, यूवी लैंप में करेक्टरिस्टिक कलर दिखाई पड़ता है, मान लो यूवी लैंप में ग्रीन दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है, तो सारे ब्लू दिखेंगे। जब आप मिक्सचर ले जाओगे तो आपको कलर डिफरेंट दिखेगा, तो जो डिफरेंट कलर वाली चीजें उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। बात समझ आ रही बेटा? क्लियर है सबको? तो ये तो क्या हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये जो हमने फिगर बनाया है, दिस इज कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बेटा, दिस थिंग इज कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर कोई दो कंपाउंड नियरली सेम कलर दिखाते हैं, ऐसा होता नहीं जनरली, है ना, अगर दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं तो कलर सेम नहीं होते, मान ली कलर सेम दिखा रहे हैं, है ना, तो हम और कोई मेथड यूज कर लेंगे, कोई केमिकल मेथड यूज कर लेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं होगा ना सेम कलर दिखा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन भी सेम दिखाएं, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक, चौक में जो होता है वो भी कॉलम ही होता है क्या? नहीं नहीं, चौक का एग्जांपल तो एड्सॉर्प्शन बताने के लिए बताया था, ठीक है, चौक का एग्जांपल तो डिफरेंट था। ठीक, अच्छा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो क्या होता है? एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, है ना, इसमें थोड़ा सॉल्वेंट भर देते हैं, या तक हमने सॉल्वेंट भर दिया, ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक प्लेट बनाते हैं, एक प्लेट बनाते हैं और इस प्लेट के ऊपर सिलिका जेल की लेयर लगाते हैं। इसकी लेयर लगाते हैं, एक प्लेट बनाई हमने, इसके ऊपर एक लेयर लगी, इसका नाम है सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल की लेयर लगा दी। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, या फिर इसको हम टीएलसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीएलसी, टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग ने ये प्लेट बना ली, अब इस पे जैसे मान लो कोई मिक्सचर है, इसमें ए बी सी और डी चार कंपोनेंट्स हैं, तो इन चारों कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर ले लिया, एक कैपिलरी लेते हैं, इनको डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करके यहाँ पे चार स्पॉट लगा देते हैं, ठीक है, चार स्पॉट लगा दिए। अच्छा, ये सिर्फ ये देखने के लिए करते हैं कि कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये जो सिलिका जेल वाली टीएलसी प्लेट थी, इसको हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर रख दिया,
अब देखना क्या होगा बच्चों, जैसे सोल्यूशन के अंदर रखेंगे इसमें कैपिलरी जैसा इफेक्ट होता है, तो होता क्या है, ये जो सॉल्वेंट है वो यहां से इधर मूव करने लगता है। किसका मूवमेंट हो रहा है, ये सॉल्वेंट मूवमेंट हो रहा है। जब ये सॉल्वेंट मूव करेगा तो क्या होगा, ये जितने भी कंपाउंड्स के मिक्सचर के हमने स्पॉट्स लगाए थे ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग पॉइंट पे सेपरेट होंगे। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं ग्रीन स्पॉट यहाँ पे आया, ठीक है, तो ग्रीन स्पॉट आएंगे, 4 डॉट लगाए थे 4 स्पॉट आ जाएंगे। अब लोग ये 4 ही क्यों लगाए, आप 2 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 ये कंसिस्टेंसी रहती है, पता रहता है कि कौन सा कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर एक ऑरेंज स्पॉट आ गया, ठीक है, फिर एक ब्राउन स्पॉट आ गया, ठीक है, और फिर एक ब्लू स्पॉट आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा अगर 4 लेवल ऑफ स्पॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। अगर ये 4 सेट ऑफ स्पॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। ठीक है, अच्छा कई बार लोग बोलते हैं कलर नहीं आया, तो हाँ कलर नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें आयोडीन डाल देते हैं, कई बार निन हाइड्रोजन भी डाल देते हैं, है ना। एक कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं निन हाइड्रोजन, तो निन हाइड्रोजन से भी क्या होता है, यहाँ पे स्पॉट्स जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, या आयोडीन को एज ए डेवलपिंग एजेंट डाल देते हैं। इसमें सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम कोई भी ले सकते हो आप, एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर ले सकते हो, CH3CO CH3 प्लस वाटर, ठीक है, या एथेनॉल वाटर ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे ये जो कंपोनेंट्स हैं वो इन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है या नहीं है। अगर इनसॉल्युबल हुए तो कोई करने का मतलब नहीं है। तो ये जो कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर रहे हैं दिस शुड बी सॉल्युबल इन इन दिस सॉल्वेंट सिस्टम। समझ आ रहा है बेटा। अब सॉल्वेंट चूज करने के लिए हमें अलग अलग पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स ट्राई करने पड़ते हैं, है ना, उसके बाद ही रिजल्ट्स आते हैं। समझ आ रहा है, हो सकता है प्योर वाटर लो उससे ना आए, बट थोड़ा अल्कोहल डाल दिया तो काम चल जाए। ठीक है, तो कौन सॉल्वेंट सिस्टम लेना है डिपेंड करता है कंपोनेंट्स किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है उसमें इट मस्ट solubilize ABCD, इट मस्ट solubilize ABCD। ठीक है, so this thing is called thin layer chromatography। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें सच में एक पेपर ही यूज कर लेते हैं, है ना, TLC प्लेट की बजाय एक पेपर डाल देते हैं, पेपर को सस्पेंड कर देते हैं, पेपर के ऊपर स्पॉट लगाते हैं और पेपर में ही सॉल्वेंट मूव करता है। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है। समझ आया। तो जो यहाँ पे हमने सिलिका जेल से थिन लेयर बनाई थी उसकी जरूरत नहीं पड़ती कोई, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इतना क्लियर है बेटा। ये उन वही मैंने बताया भी था अभी ऊपर, ये उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में या ट्रेस अमाउंट में होते हैं, लिख लेते हैं ये बात। ठीक है, तो जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हो गए उनके लिए यूज करते हैं। दिस मेथड इज used to separate those metals which are found in trace amount। ठीक है, जो नेचर में ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है,
अगला जो प्रोसेस है दैट इज केमिकल मेथड्स, है ना। केमिकल मेथड्स देख लें। केमिकल मेथड्स में हम लोग 4 मेथड पढ़ेंगे। पहला है ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, दूसरा है बेसमराइजेशन, तीसरा है पार्टिंग प्रोसेस, है ना, और नेक्स्ट है पूलिंग प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग ऑलरेडी बता दिया था आपको, याद है सबको। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसे एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स लिख देते हैं। अच्छा, ये रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, तो नाम बताओ मुझे। रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, यस सर। रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं? नियोडीमियम, प्रेसियम, एग्जैक्टली। जो लैंथेनम सीरीज वाले हैं यही लोग होते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, यूरोपियम हो गया, इट्रियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया, है ना, टर्बियम हो गया, ये सब क्या है? रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने में यूज होते हैं, एग्जैक्टली लेंथेनॉइड्स में ही आ जाएंगे, है ना। चलो, अगला है केमिकल मेथड्स। इसमें सबसे पहले मैं पोलिंग डिस्कस करूंगा, है ना। केमिकल मेथड्स फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सबसे पहला मेथड है पोलिंग। पोलिंग जानते हो क्या होता है? बोलो बच्चों, पोलिंग क्या है? पोलिंग, पोलिंग मतलब वोट डालना, है ना। इसमें दो मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं जिनका नाम है कॉपर और टिन, जिनका नाम है कॉपर और टिन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर और टिन को प्यूरिफाई करते हैं, कैसे करते हैं? जो हमने ब्लिस्टर कॉपर मिला था, है ना, देखो ऐसे ही मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, पूरा मेथड दिखा नहीं रहा, जरूरत नहीं है। ब्लिस्टर कॉपर लिया, इसको क्या किया, इसमें हमने कुछ कुछ चीजें ऐड की, जैसे impure copper is remelted in a reverberatory furnace lined with silica and blast of O2 is blown into the furnace। ठीक है, तो यहाँ पे O2 ब्लास्ट कर रहे हैं, साथ में सिलिका से लाइंड है ये। सिलिका मतलब SiO2 होता है। ठीक है, सिलिका मतलब SiO2। तो जब हमने हीट किया, व्हाट हैपेंस, देखो सल्फर, एंटीमनी और आर्सेनिक ये इंप्योरिटीज थे। तो these impurities are converted to volatile oxides, converted to volatile oxides। ऑक्साइड्स बन गए, हवा में उड़ गए। ठीक, जो FeO था, FeO था, इसने क्या बना लिया, FeSiO3 बना लिया, which is removed as slag। समझ आया सभी को? जो FeO था वो किस किस में कन्वर्ट हो गया, FeSiO3 में, जो स्लैग की तरह बन गया। जो मोल्टन कॉपर है ना, ये सब रिमूव हो गए इंप्योरिटीज। अब जो मोल्टन कॉपर है वो काफी ज्यादा हद तक प्योर होता है, 99.5% प्योर होता है। यहाँ से जो ऑब्टेन्ड कॉपर है, obtained copper is 99.5% प्योर। ठीक है, क्लियर सभी को? पोलिंग, पोलिंग से क्या होता है, मतलब पोलिंग क्यों बोला, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब जब हम हीट करते हैं इसको, तो ग्रीन जो बैम्बू पोल्स हैं उनको यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ग्रीन बैम्बू पोल्स को यूज करते हैं। ग्रीन बैम्बू पोल्स क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हो आप, तो इसमें से निकलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या निकलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। मेनली CH4 होता है उसमें। अच्छा, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या है ये? दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं क्या करते हैं, जो कॉपर का ऑक्साइड बना, आपने ऑक्सीजन भी ब्लास्ट किया था, तो कुछ कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है,
उस कॉपर ऑक्साइड को ये वापस कॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं और प्योरिटी बढ़ा देते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन हो जाएगी ग्रीनवुड गिव्स यू CH4, 4CuO ले लो, इसमें डाल दो CH4 gives you 4Cu plus CO2 plus H2O। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है ये पोलिंग के थ्रू होता है। पोलिंग मतलब हरे बांस के पोल जो है इनको डाल देते हैं रिएक्टर में, है ना? सही है ना? रिप्लाई करो बच्चों। इसीलिए इसे पोलिंग कहते हैं, याद रह पाएगा। टिन वाले केस में क्या होगा? टिन कैसे प्यूरिफाई करेंगे आप लोग? तो टिन वाले में भी यहीं पे लिख दो SnO2 बना, टिन ऑक्साइड हो सकता है इम्प्योरिटी, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज तो सेपरेट हो ही जाएंगी। SnO2 में CH4 डाल देते हैं, क्या बनेगा? Sn प्लस का CO2 प्लस का H2, तो ऐसे टिन प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पोलिंग मेथड हो गया। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग क्या होता है बेटा? संजय सोच के म्यूट करो या तो। कौन है गाना गाने वाला इंसान? गाने गा रहा। ये बाथरूम सिंगर से बाथरूम में ही गाते हैं बस। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल दो उनसे गाने के लिए तो गाएंगे ही नहीं है। जैसे होता है ना, क्लास में बोलता हूँ बच्चों से चलो गाना सुना दो आज, सुनाते ही नहीं है। बाथरूम सिंगर से। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में हम जो भी इंप्योरिटीज होती हैं उनको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इस सेपरेशन ऑफ ऑक्साइड कैसे हो सकता है? कई बार जो इंप्योरिटीज के ऑक्साइड होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और स्कम बनाते हैं। स्कम समझते हो ना? स्कम मतलब जैसे स्लैग बोलते थे, कुछ वैसा ही टर्म होता है स्कम। जैसे सोप, अगर हम हार्ड वाटर में सोप डाल देते हैं तो स्कम बनता है, कुछ वैसे ही। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अगर ऑक्साइड्स जो है वो वोलेटाइल हैं तो फर्नेस के ऊपर से निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, कई बार जो ऑक्साइड होते हैं वो स्लैग बना देते हैं, जो भी फर्नेस के अंदर लाइनिंग होती है उससे रिएक्ट करने के बाद। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ एडिंग करते हैं बाहर से जो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने में हेल्प करे। जैसे अगर बेसिक इम्प्योरिटी है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो सिलिका ऐड करेंगे, अगर सिलिका इम्प्योरिटी है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड करेंगे। ठीक है, कौन सा स्लैग बनेगा? MgSiO3 का स्लैग बन जाएगा जो मॉल्टन मेटल के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। लिख देते हैं impurities here, impurities are converted to respective oxides impurities are converted to respective oxides which can be separated, yeah, which can be removed as follows। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पहला मेथड,
Oxides may form a scum on the surface of metal. This scum is removed mechanically. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? If oxides are volatile, if oxides are volatile, they are removed from the furnace itself. C part, the oxide may form a slag ठीक है। लाइनिंग का मतलब क्या है? जैसे बोलते ना सिलिका लाइन रिवर्बरेटरी फर्नेस में डाला, तो SiO2 की लाइनिंग है, ठीक है। इसकी लाइनिंग है, किसको रिमूव करेगा? ये Mg को रिमूव कर देगा। कैसे? किस फॉर्म में? MgSiO3 के फॉर्म में, विच इज स्लैग। तो इस बार कौन सी इंप्योरिटी रिमूव की हमने? ये बेसिक इंप्योरिटी थी। क्या थी ये? बेसिक इंप्योरिटी थी, और हमने एसिडिक फ्लक्स डाला था, है ना। बेसिक इंप्योरिटी थी, और ये जो फ्लक्स है वो क्या है? एक एसिडिक फ्लक्स है। उल्टा भी होता है, कई बार एसिडिक इंप्योरिटी होती है। SiO2 क्या है? इट्स अ एसिडिक इंप्योरिटी। इसमें कौन सा फ्लक्स डालेंगे हम लोग बेसिक फ्लक्स डालेंगे। बेसिक फ्लक्स डालेंगे, इसकी लाइनिंग बना देंगे फर्नेस में। लाइनिंग मतलब एक लेयर बना देते हैं फर्नेस के अंदर। क्या बना देगा? CaSiO3 व्हिच इज नथिंग बट स्लैग। समझ आ रहा है बच्चों को? तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग करते हैं। अगला है बेसिमराइजेशन। अगला है सी प्रोसेस जो है, दैट इज कॉल्ड बेसिमराइजेशन, या बेसिमर प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। क्या करते हैं इसमें? अरे भैया फास्ट कहाँ पढ़ा रहा हूँ, इससे स्लो क्या पढ़ाऊँ बताओ। हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक बेसिमराइजेशन, ठीक है। सो जाएंगे आधे लोग, है ना। सो भी रहे होंगे, देखो 50% लोग तो सो रहे हैं ना। चाय पी के सो गए सारे लोग। कितने लोग सो रहे हो? रिप्लाई करो। कितने लोग सो रहे मेरी क्लास में? रिप्लाई करो। बोलेंगे सर सो रहे हैं तो कैसे रिप्लाई करें। अच्छा, अगर सो रहे हैं ना, चक्कर आ रहा है, बेहोशी छा रही है, इट इज क्वाइट कॉमन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। सुन रहे हैं? मतलब बेहोश भी हो जाते लोग, कई बार लोग ICU में भी भर्ती हो गए ना इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद। तो इट्स क्वाइट कॉमन, और बहुत ही मतलब बहुत ही नेचुरल सी बात है ये। चलो भाई देख लो ऊपर।
चलो लिख लिया, अच्छा ये बताओ। तो ये कर सकते हैं, लिखते रहो साथ साथ में, है ना, समझने के लिए टाइम तभी मिलेगा जब साथ साथ में लिखोगे। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो वैसे, फिर सही है। मुझे ये लगता है ना इसमें, मतलब कोई ऐसे बहुत टेक्निकल चीज तो बता नहीं थी मैंने कि, है ना, ऐसा क्या हो गया। अब जैसे मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें टेक्निकल बातें होती है ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया, है ना, ऑर्डर रिएक्शन का 4 हो गया, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हुई, कहां से हुई, 1 से 2 पोजीशन पे हुई। यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्निकल है ही नहीं, इजी है, इसलिए इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, वरना अब जहां टाइम चाहिए होता है वहां टाइम देता ही हूँ ना, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा सच में आधी क्लास ना सो जाएगी, मतलब बोर होके भाग जाएगी। चलो ठीक है, बट मैंने कहा था ये फ्री फंड के मार्क्स हैं, अगर एक बार भी पढ़ा हुआ है ना तो ये हमें याद रहता है, गलत नहीं होता है। अब ये रिएक्शन कभी भूलेंगे लाइफ में? कभी नहीं भूलेंगे। एमजीओ इम्प्योरिटी है तो सिलिका डाल दो, सिलिका इम्प्योरिटी है तो कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो या एमजीओ डाल दो, हीट कर दो, स्लैग बनेगा, निकल जाएगा। बेटा ये खत्म हो गया चैप्टर ऑलमोस्ट, है ना, 99% खत्म हो गया। खाली 2 चीजें बतानी तुम्हें, वेपर फेज डिफाइनिंग, खुद से कर लोगे? नहीं, तीन चीजें बची हैं, मैं तुम्हें फोटो खींच के यहीं पेस्ट कर दूंगा, तुम्हें भेज दूंगा, लिख लेना अपने आप से, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, देखो बोर्ड पे। टाइम कितना बचा? 52 हो गया, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो 3 चीजें बची हैं, एक का नाम है बेसिमराइजेशन, BESSEMERIZATION, बेसिमराइजेशन है। बेसिमराइजेशन के बाद एक चीज है क्यूपेलेशन, CUPELLATION, क्यूपेलेशन हो गया। क्यूपेलेशन के बाद नेक्स्ट है पार्टिंग प्रोसेस, ठीक है, पार्टिंग प्रोसेस। इसका मैं फोटो भेज दूंगा, आप लोग नोट कर लेना अपने आप, ठीक है। तो बेसिमराइजेशन है, क्यूपरेशन है और पार्टिंग प्रोसेस है। तो बेसिमराइजेशन में करते क्या है कि जो हमने ब्लास्ट फर्नेस से आयरन बनाया था, इसके ऊपर लगभग 20 मिनट तक ऑक्सीजन गैस ब्लास्ट करते हैं, है ना। जो हमने आयरन बनाया था, अगली क्लास में करा देना, ये तो लिख डालना, मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ये अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में भी बचा है मटेरियल ना थोड़ा सा, अभी बचा है अपने पास। इलेक्ट्रोलाइट डिफाइनिंग नहीं बता रहा, ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद वेपर फेज डिफाइनिंग बचा है, ठीक है। वैन आर्कल मेथड बचा है, मॉन्ड्स प्रोसेस बताना है, ये वेपर फेज डिफाइनिंग के ही पार्ट्स हैं। और एक लास्ट है पार्क्स प्रोसेस, ये बता दूंगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अब मैं तुम्हें होमवर्क भी दे सकता हूँ, बहुत सारा दे दूं। चलो मैं क्लास में ही लिखा दूंगा, मत लिखो तुम, है ना। अब थेरी लिख के लाओगे तो फिर बताना ना थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी से लिख जाएगा, टाइम बचेगा अपना। इसके बाद क्या स्टार्ट करना है टॉपिक? सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, बोलो। इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट। एक्चुअली संग्राम सर ये बोल रहे थे, मेरी बात हुई थी उनसे, कि वो बोले थे सॉलिड खत्म कर दे तो फिजिकल का पार्ट ना पूरा क्लोज हो जाएगा, अपना सिर्फ एक चैप्टर बचा है ना फिजिकल में। क्यों? सरफेस को इनऑर्गेनिक नहीं मान लो, सरफेस केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक का ही पार्ट मान लो, ठीक है। तो सॉलिड्स एक ही चैप्टर बचा है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, तो ये पढ़ा दो ना तो पूरा फिजिकल खत्म हो जाएगा, है ना, राइट। तो फिजिकल खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एस ब्लॉक पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे अपन। अच्छा इसका इसका मैं सच में फोटो भेज रहा हूँ, इसको लिख डालना अपने आप, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर क्वेश्चंस करा पाऊंगा फिर, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, थैंक यू।